हेलो ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अकाउंटिंग एजम्पशन। अकाउंटिंग एजम्पशन होती क्या है? तो जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, आप बस में चढ़ते हैं तो आपको पता है बस में चढ़ना है तो टिकट तो लेना ही है। कोई आपको बताने नहीं आएगा कि आप बस में चढ़े तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। कि आपको पहले से पता है, नॉन होता है सबको कि आप बस में आए तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपको पता है खाना खाने के बाद आपको बिल पेमेंट करनी पड़ेगी, कोई आपको स्पेशली बताने नहीं आएगा। तो एजम्पशन मतलब वही होता है कि ये हर किसी को पता है कि हमें ये चीज़ तो करनी ही होती है, ये जनरली आप लोग करते ही करते हैं, वो आपकी क्या होती है, एजम्पशन होती है। ऐसे आपका एक होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के केस में ऐसा नहीं होता। प्रिंसिपल्स आप जो भी फॉलो कर रहे हैं आपको कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप कोई भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे, ये आपकी कंपलसरी आपको ये फॉलो ही करना पड़ता है। बट अजम्पशन का क्या है, इसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है। खैर अभी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग एजम्पशंस की। तो मैंने बताया कि बस में चढ़ते हैं तो टिकट लेना ही होता है, खाना खाने जाते हैं आपको बिल की पेमेंट करनी ही होती है। तो ये सब क्या होते हैं, नॉन चीज़ें होती है जो हमें करना ही होता है, वही हमारी क्या होती है, अकाउंटिंग एजम्पशन होती है। जैसे सबसे पहले एजम्पशन क्या है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। अब कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी पर्सन जिसने नया नया बिजनेस स्टार्ट करा है, तो क्या उसने ये सोच के स्टार्ट करा होगा कि 1 साल बाद में बंद कर दूंगा, 2 साल बाद में बंद कर दूंगा। उसका मेन मोटिव क्या होगा कि मैं अपने बिजनेस को लाइफ टाइम तक चलाऊंगा। होपफुली ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो लाइफ टाइम तक चले, कभी लॉस की वजह से बंद भी करना पड़ जाता है फ्यूचर में, बट फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। बट जब हम प्रेजेंटली स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो हम ये सोच के करते हैं कि हम अपने बिजनेस को लाइफ टाइम तक रन करेंगे। तो ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन होती है। ये एजम्पशन हर कोई करता ही है, इसमें कोई अलग कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। तो वही आपका क्या बन जाता है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। बट सपोज आपको बिजनेस स्टार्ट करे हुए 5 साल हो गए। अब 5 साल बाद क्या हो रहा है कि आपको ये बिजनेस बंद करना है, कोई भी रीज़न हो सकता है, आपके पास पैसे नहीं, बिजनेस लॉस में चल रहा है, या आप रिटायर, आप ज़्यादा एज्ड हो गए हैं, तब आपको बिजनेस नहीं चलाना, बिजनेस बंद करना चाहते हैं आप। तो उस केस में क्या है, अगर आप अपना बिजनेस बंद करने वाले हैं तो बंद करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बताना पड़ता है कि हाँ मैं इस साल अपना बिजनेस क्लोज कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर जब तक आपको बिजनेस चलते जा रहा है तब तक आपको नहीं बताना, लेकिन जब आप बंद करने वाले होंगे तब आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा कि मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ। आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना होगा। तो वही क्या बन जाता है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। सेकेंड हम बात करते हैं एक्चुअल एजम्पशन की। आपने सुना होगा कि हमारे अकाउंटिंग के 2 बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस, तो एक होता है एक्रूअल बेसिस। हम 2 टाइप से अकाउंट फॉलो करते हैं, दोनों में से हमारे पास ऑप्शन है हम किससे करना चाहते हैं। कैश बेसिस में क्या होता है, हम ओनली कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ कैश का आना और कैश का जाना देखते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग में। इसलिए यहाँ पे ना तो आउटस्टैंडिंग निकल के आता है ना प्रीपेड निकल के आता है, यहाँ पे सिर्फ कैश की बातें की जाती हैं, कैश ट्रांजेक्शन ओनली रिकॉर्ड की जाती है। और ये दूसरा एक बेसिस होता है अकाउंटिंग का, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या कहता है कि 1 साल के अंदर आपने जितना प्रॉफिट अर्न करा है, जितना इनकम अर्न करा है, भले ही आपको पूरा मिला हो या ना मिला हो, वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सपोज आपने इस साल टोटल सेल करी 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख में से आपको 5 लाख तो मिल गया, 10 लाख में से बाकी 5 लाख आपको अभी नहीं बना, तो क्रेडिट सेल बन गया 5 लाख का। बट आप जब टोटल सेल दिखाओगे अपनी 5 लाख नहीं दिखाओगे, 10 लाख दिखाओगे, क्योंकि आपने टोटल सेल कितनी करी, 10 लाख की करी है। भले क्या कैश आपको 5 लाख मिला है तो आप 5 लाख रिकॉर्ड नहीं करोगे, 10 लाख ही रिकॉर्ड करोगे एक्रूअल बेसिस में। लेकिन कैश बेसिस अगर आप फॉलो करते तो आप 5 लाख ही रिकॉर्ड करते, तो आप उस टाइम सेल्स कितनी दिखाते, 5 लाख ही दिखाते। और इसके एग्जांपल और ले सकते हैं। सपोज इस साल आपने इस साल कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रह गया। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, एक्सपेंस बन चुका है बट आपने पेमेंट नहीं करी, तो भी आपको वो एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड करना ही पड़ता है, भले आपने उस एक्सपेंस की पेमेंट करी है या नहीं करी। वो सैलरी की पेमेंट हो सकती है, वेजेस की पेमेंट हो सकती है, कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है जिसकी पेमेंट आपने ना करी हो, पूरी पेमेंट ना करी हो, आधी पेमेंट करी हो। लेकिन आपको जो खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा ही करना पड़ेगा जितना इस साल बना है। सेम इनकम के लिए, इनकम के अंदर भी ऐसा होता है अक्रूड इनकम। सपोज इस साल आपने एक इन्वेस्टमेंट करी थी, तो उस इन्वेस्टमेंट पे आपका 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी आपने, जिस पर 10% का इंटरेस्ट मिलता है आपको, तो कितना इंटरेस्ट बनेगा, 10,000 रुपये।
तो इस साल आपकी उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितने इंटरेस्ट की इनकम अर्न हुई है? 10,000 रुपये। अब जरूरी नहीं है आपको 10,000 मिले, 10,000 से कम भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको रिकॉर्ड कितना करना पड़ेगा? 10,000। तो 10,000 में सपोज करो आपको 4,000 ही मिला है, तो बाकी 6,000 क्या बन जाता है? अक्रूड इनकम बन जाता है। यानी कि इनकम तो जनरेट हो चुकी है बट हमें रिसीव नहीं हुई, लेकिन हम टोटल इनकम दिखाएंगे कितनी? 10,000 दिखाएंगे। तो वही आपका एक्रूड बेसिस में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। यानी एक्रूड बेसिस में हम ये रिकॉर्ड करते हैं जितनी भी इनकम बन चुकी है वो रिकॉर्ड करो, जितना एक्सपेंस बन चुका है ड्यूरिंग ईयर वो रिकॉर्ड करो, भले पेमेंट आपने कम करी हो या ज़्यादा करी हो। लेकिन कैश बेसिस में सिर्फ हम कैश बेसिस को देखते हैं। सेम यहाँ पे अब बात करते हैं एक्रूअल अजम्पशन। तो एक्रूअल अजम्पशन क्या कहता है कि हम गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि हर बिजनेस एक्रूअल अजम्पशन फॉलो कर रहा होगा। मैंने भी बता दिया एक्रूअल अजम्पशन क्या होता है, लेकिन अगर वो इसके बजाय अगर कैश बेसिस को फॉलो करने लग जाता है तो उसे ये चीज़ बाकायदा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बतानी पड़ेगी, नोट्स टू अकाउंट के अंदर, कि अब हम लोग स्पेशली ही कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करता है बिजनेस स्टार्ट करने के 5-10 साल स्टार्ट एक्रूअल असेसमेंट नहीं करता है और कभी चेंज नहीं करता, तो उसे ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को कि मैं एक्रूअल असेसमेंट फॉलो कर रहा हूँ। तो एजम्पशन मतलब वही होता है कि हमें गवर्नमेंट को बताना नहीं पड़ता, लेकिन अगर जहाँ हम इन एजम्पशन में कुछ चेंजेस करते हैं तब हमें ये चीज़ गवर्नमेंट को बतानी पड़ती है। तो आई होप आपको गोइंग कंसर्न और एक्रूअल अजम्पशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, कोई सपोज एक स्टूडेंट है, उसके 10th में 70% आए थे, 11th में 75% आए, 12th में 80% आए, यानी उसका वो क्या है कि अपने मार्क्स को लेके क्या है, कंसिस्टेंट है, कभी भी उसके मार्क्स कम नहीं आ रहे, हर बारी नॉर्मली सेम आ रहे हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो क्या होते हैं? कंसिस्टेंसी होती है, उसके पढ़ने की कंसिस्टेंसी कैसे अच्छी है, वो रेगुलरली पढ़ता है, रेगुलर हर साल अच्छे मार्क्स लेके आता है। सेम बिजनेस में क्या होता है, हम कोई भी प्रिंसिपल या मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमें वो कंसिस्टेंटली हर साल फॉलो करना चाहिए। सपोज हमने डेप्रिसिएशन के आपके काफ़ी मेथड होते हैं, मेन आप 2 मेथड जानते होंगे, SLM और WDV। SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप अपने एसेट को किस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग या फिर रिटन डाउन वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो आप जो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन एडॉप्ट करेंगे आपको वो ऑप्शन आने वाले सालों में वो फॉलो करना चाहिए। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, आज आपने SLM लगाया अगले साल आपने WDV लगाया, चेंज कर सकते हैं, बट चेंज करने के नुकसान भी हैं। तो और दूसरी चीज़, अगर आप चेंज करते हैं तो आपको ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि इस साल आपने SLM से चार्ज करा था, अगले साल आप WDV से चार्ज करेंगे या कोई अदर मेथड अडॉप्ट करेंगे। पहली बात तो आप जो भी प्रिंसिपल ले रहे हैं, मेथड ले रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जहाँ भी कुछ चेंजेस करेंगे तो आपको ये चीज़ गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी थ्रू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन योर नोट्स टू अकाउंट। ऐसे ही तो डेप्रिसिएशन का एग्जांपल हो गया, जैसे आप स्टॉक की वैल्यूएशन करते हो, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हो, उसके एक लीफो मेथड होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक आपका फीफो मेथड होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक आपका एवरेज में वेटेड एवरेज मेथड होता है। तो आप अपने स्टॉक की वैल्यूएशन तीनों में से किसी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर कोई भी मेथड एडॉप्ट करा है तीनों में से तो आपको कंसिस्टेंटली हर साल आपको ये मेथड कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आप मेथड में चेंजेस लाते हैं तो आपको ये चीज़ गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी। तो आई होप अभी आपको ये 3 एग्जाम्पल समझ आ गई होंगी होती क्या है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। तो हमारा AS1 है, वहाँ उसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग मेथड्स या अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो AS1 में जहाँ डिस्क्लोजर वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वहाँ पे भी 3 एजम्पशंस की हमें नीड होती है, वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है। कह रहे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आपको तीनों एजम्पशन समझ आएगा आगे होंगे अकाउंटिंग एजम्पशन होती क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। स्टे होम स्टे फोकस्ड।